हेलो दोस्तों। धीरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र क्या है, कैसे काम करता है और ये हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस वीडियो में मैं पूरा फुल डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले मानव पाचन तंत्र, उसके बाद हम वीडियो में बढ़ेंगे आगे। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये है आपके पेज नंबर 110 का फिगर जो मैंने क्लिक करके निकाले हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनके काम को जानने से पहले हम इनके नाम जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा मुंह है, यहाँ पे हमारा मुंह है और ये है जीभा। आप बुक के अंदर देख सकते हैं, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट समझा देता हूँ। ये जो नली कहलाती है, ये जो नली आप देख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा, ये इसे बोलते हैं ईसोफेगस या फिर बोलते हैं ग्रासिका। इसी के द्वारा भोजन यहाँ से यहाँ पहले इस पे आता है। तो और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका आमाशय है, देख सकते हैं। फिर यहाँ ये एक है आपका पित्ताशय, ये छोटी मात्रा में पित्ताशय है। क्या क्या काम है सब जानेंगे हम। फिर यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको यकृत मिलेगा। ये जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, ये जो पूरा है, ये वाला सिस्टम पूरा आकृत है। और ये है अग्नाशय, यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये है अग्नाशय। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट, ये जो अचर कोला शोकर पोला आपको दिख रहा है अचर कोला शोकर पोला नहीं है ये। देखा जाए तो ये छोटी आंत है जिसे हम लोग क्षुद्रांत बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत, है ना। और ये है बड़ी आंत, ये क्या है, बड़ी आंत, जिसे हम लोग वृद्धांत बोलते हैं। छोटा सा एक कार्य समझा देते हैं, उसके बाद हम इसको पूरा फुल डिटेल में जानेंगे। मुंह में भोजन लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ से ईसोफेगस से होते हुए हमारे आमाशय में आता है। आमाशय में कुछ देर ठहरने के बाद यहाँ छोटी आंत में आता है। छोटी आंत ये जो आपको दिख रहा है रस्सी टाइप का, इसमें आता है। इससे फिर बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से फिर हमारा एनस के द्वारा बाहर आ जाता है। ये है गुद्दा द्वार, जिसे हम लोग एनस बोलते हैं। इसी से अपशिष्ट पदार्थ बाहर आता है। तो इन नामों को आप अच्छे से देख लीजिए और आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ और मैं चेक भी करूँगा। आप उसको क्लिक करके रखें, ड्रॉ करके रखें। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ड्रॉ करने का, छापने का, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए और इसका नाम दीजिए। तो 5 नंबर का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम चाहते हैं कि आप इसको बेहतरीन तरीके से सीख लें। और अगर नहीं आता हो, सीखना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ एक वीडियो उस पर बनाऊँगा जिसमें से आपको ये फिगर ड्रॉ करने सिखाऊँगा। तो आइए हम चलते हैं 3D वीडियो में और देखते हैं कि मनुष्य जब भोजन करता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है और कहाँ कहाँ पे रुकता है और उसका पाचन कैसे होता है और अपशिष्ट पदार्थों का बहिर्गमन कैसे होता है। तो आइए चलते हैं आगे। प्रैक्टिकल लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमारा ओरिजिनल पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर। कुदरत ने कितने सुव्यवस्थित तरीके से इसे सजाया है और इसे काम करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से निर्माण किया है। अगर हम कुदरत की जितनी तारीफ करें उतना कम है। इसीलिए बोला जाता है कि जीवन कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। तो आइए हम अपने पाचन तंत्र को थोड़ा करीब से देखें। कितना अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं कितने सुव्यवस्थित ढंग से हमारे पाचन तंत्र को सजाया गया है। तो आइए थोड़ा इसको करीब से देखते हैं और देखते हैं कि करीब से कैसा दिखता है। देखिए, ये है हमारा सुव्यवस्थित ढंग से सजाया गया पाचन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितनी अच्छे ढंग से सजाया गया है। मैं थोड़ा नाम बता देता हूँ इन सबके। तो ये है हमारा ईसोफेगस, जिसे हम लोग ग्रासिका बोलते हैं। ये है हमारा आमाशय, ये है हमारा अकृत। सबका मैं काम बताऊंगा अभी। और ये जो छिपा टाइप का दिख रहा है, ये है हमारा अग्नाशय।
थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो हमको ये जो आपको दिख रहा है अजरकोला सगरपला असल में ये छोटी आंत है। छोटी आंत सबसे ज़्यादा खाना, अगर बोले तो सबसे ज़्यादा खाना यहीं पे रहता है सबसे अधिक टाइम तक, छोटी आंत में। छोटी आंत से होते हुए ये बड़ी आंत में चली जाती है और बड़ी आंत से फिर ये कुछ टाइम रह के ये बाहर चला जाता है। तो आइए हम देखते हैं वीडियो के अंतर में आखिर ये खाना जब हम खाते हैं, खाना जब हमारे मुंह के द्वारा खाया जाता है तो कहाँ कहाँ खाना का प्रोसेस होता है, कहाँ कहाँ उसको रोका जाता है और कहाँ कहाँ रखा जाता है। आइए इसको विस्तार में डिटेल में चर्चा करते हैं। एक बात और नोट कीजिए कि बहुत सारे हमारे जो ग्रंथियाँ हैं, ये सबको एक नाम दिया जाता है ग्रंथियाँ। अभी हम लोग जानेंगे यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो ये सब ग्रंथियों के अंदर बाइल जूस का निर्माण होता है, जूस का स्रावन होता है, जो हमारे खाने के पाचन में सहायक करती है। तो आइए देखते हैं लेक्चर। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ी हुई खत्म। गौर से देखिए इस लड़के के चेहरे को। यही लड़का है जो हमें बताएगा कि जब हम भोजन को लेते हैं अंदर तो भोजन के साथ क्या क्या क्रियाएं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है, यही हमें बताएगा। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। आज हम इसके पेट के अंदर घुस के देखेंगे कि हमारे भोजन के साथ क्या क्या क्रियाएं होती है और हम जब भोजन खाते हैं तो भोजन कहाँ कहाँ पे रुकती है, कितने समय तक रुकती है। तो आइए घुसते हैं इसके मुंह के अंदर। हमें नहीं घुसना है, इसको एक भोजन देंगे, उसको वो हो जाएगा। तो दीजिए इसको भोजन और देखते हैं भोजन देने के बाद ये कैसे कैसे अपना भोजन खाता है और कैसे पचाता है। तो फाइनली इस लड़के को हमने दिया है भोजन। उसके बाद देखिए ये जैसे भोजन खाएगा, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस होता है कि भोजन को हम अच्छी तरह से पूरा चबा के खाएं। कहा जाता है कि भोजन को पूरे रूप से 32 बार चबा के खाने चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि भोजन के पाचन में कोई त्रुटि ना रहे, भोजन के पाचन में कोई अड़चन ना आए। मुंह के अंतर्गत हमारे बहुत से लार पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख एक लार है हमारा टाइलिन। टाइलिन नामक लार हमारे मुंह के अंतर्गत स्रावित होता है, जो हमारे भोजन को शर्करा एवं मंड के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे अम्लीय बनाता है और ये ईसोफेगस से निगलने में हमारी मदद करता है। अगर ये लार ना हो तो फिर भोजन को अगर हम कितनों चबा लें ये अंदर जाएगा ही नहीं। तो लार्वा रूप का बना करके मुंह क्या करता है, ईसोफेगस के द्वारा यानी कंठनली के द्वारा नीचे उतारता है, जो कि प्रोसेस हम अभी देखेंगे। तो देखिए भोजन को जब हम अच्छे तरह से चबा लेते हैं तो हमारे मुख के अंदर से होते हुए ये यहाँ जो थोड़ा सा रुकेगा ये है ईसोफेगस। इसी को हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद ईसोफेगस से होते हुए डायरेक्टली ये हमारी पेट के अंतर्गत आमाशय में आता है। ये जो आपको दिखा ये है आमाशय। आमाशय से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। यहाँ पर भोजन का कुछ मात्रा में अवशोषण हो जाता है और कुछ मात्रा में नहीं हो पाता है और फिर यहाँ पे भोजन कुछ समय तक रुकेगा, कुछ समय तक ठहरेगा। इसके बाद यह भोजन यहाँ से निकल के जो भी अवशोषण यहाँ होने का रहेगा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आमाशय से यह भोजन डायरेक्टली छोटी आंत में प्रवेश करेगा। छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत भी बोलते हैं। तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत बोलते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। आमाशय से जब भोजन छोटी आंत में आती है तो देखिए इसका प्रोसेस कैसा हो रहा है। अब थोड़ा लीवर के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
लीवर यानी कि यकृत, यह हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत के अंतर्गत हमारा पित्तरस का स्रावन होता है जो वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर थोड़ा सा आपको मिलेगा पैनक्रियाज, जिसे हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अग्नाशय अग्नाशयी रस का स्रावन करती है और इसे मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है, क्योंकि ये आंतरिक एवं बाहरी दोनों तरह के रसों का स्रावन कर सकती है, इसीलिए हम लोग इसे मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अब हम देखते हैं छोटी आंत से भोजन कैसे कैसे जाता है। तो छोटी आंत की संरचना फिर हम देखेंगे कि छोटी आंत के अंतर्गत संरचना कैसी होती है। तो आइए हम छोटी आंत के अंदर जाते हैं। अब देखिए छोटी आंत के अंतर्गत भोजन का अवशोषण कैसे होता है। तो छोटी आंत के हम आ चुके हैं अंदर। छोटी आंत के अंतर्गत उंगलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में और अच्छे तरह से तोड़कर पूरा पचा देती है। उसके बाद पचाने के बाद ये भोजन का अवशोषण करने लगती है। यहाँ के बाद से भोजन को अवशोषित करके ये हमारे ब्लड के साथ मिल जाती है और यहाँ के बाद हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में भोजन को ग्लूकोज एवं शर्करा के रूप में बदलकर छोटी आंत अवशोषित कर लेती है और ये उभरी हुई जो उंगली जैसे अभी भाग आप देखें वो बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचा देती है, जैसा कि आप देखें। अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। ये जो भोजन यहाँ से कुछ मात्रा में अवशोषित हो करके अब ये भोजन बड़ी आंत में आ जाएगी और यहाँ पे कोई ख़ास तरह का प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ इसमें जो भी भोजन के अंतर्गत हमारे ग्लूकोज के रूप में जो जल बचा होता है उसका अवशोषण होता है और बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो जिसे हम लोग मल मूत्र के नाम से जानते हैं वो एनस के द्वारा गुद्दा द्वार के द्वारा बाहर आ जाते हैं। तो कैसा लगा इस लड़के के द्वारा पाचन तंत्र की क्रिया को समझाना। कर दीजिए इस लड़के के लिए लाइक, अगर आया है समझ में तो कर दीजिए इसका शुक्रिया, और अगर नहीं आया है समझ में तो कर दीजिए डिसलाइक। और अगर फिर से समझना चाहते हैं, समझ नहीं आया है, कोई त्रुटि रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, या फिर आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए। अब हम चलेंगे इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर की ओर, डब्बा वाले प्रश्न 2 की ओर देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चन आते हैं। हमको जहाँ तक आशा है इसी वीडियो के रिलेटेड कुछ ना कुछ आएंगे, तो करते रहिए मेहनत और बढ़ते रहिए आगे। और हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं बॉक्स नंबर 2 के ऊपर और देखते हैं बॉक्स नंबर 2 के प्रश्न में क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्वयं पोषी पोषण पेड़ पौधों को कहा जाता है और विषम पोषी पोषण जंतुओं और मनुष्यों को कहा जाता है। हाँ, लगता है आप नए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ये है वीडियो का थर्ड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और करते हैं चैप्टर को अब आगे। तो अंतर बताना है दोनों के अंतर्गत। तो देखिए पहला अंतर है स्वयं पोषी पोषण सभी हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, विषम पोषी पोषण जंतुओं और मनुष्यों में पाया जाता है। इसे मैंने डिटेल में समझा है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप इसको नोट कीजिए, आपको आराम से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आसान से आसान भाषा में इसे लिख के रखा है। देखते हैं दूसरा अंतर क्या है। दूसरा अंतर है स्वयं पोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, यहाँ वहाँ उसको जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ना रसोई घर, ना यहाँ ना वहाँ, कहीं नहीं, स्वयं बना लेते हैं एक जगह रह के। विषम पोषी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जी हाँ, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें पादप के रूप में भोजन लेना पड़ता है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन लेना पड़ता है, उन्हें वसा के रूप में भोजन लेना पड़ता है,
इसी कारण से ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं है। देखते हैं तीसरा अंतर क्या है। तीसरा अंतर, इसमें सभी हरे पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसमें सभी जंतु अपने भोजन के लिए कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें सभी पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है धूप, और दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल सभी का उपयोग हम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाया गया है कि इसमें सभी हरे पेड़ पौधे अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, और इसमें अब दर्शाया गया है कि सभी कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। एक बात नोट कीजिए, हम जो भी खाते पीते हैं उनमें कार्बन की कुछ ना कुछ मात्रा जरूर होती है, इसीलिए इसमें ये बोला गया है कि हम लोग जैसे जीव यानी विषमपोषी जीव कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन दूसरा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे मोस्ट VVI क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MVVI। देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कच्ची सामग्री का मतलब धूप, जल, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो वही पूछा पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर देखने से पहले मैं आपको बता दूं, पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? पर्यावरण से सारा कुछ प्राप्त करता है। जैसे कच्चे पदार्थ, जैसे धूप कहाँ से प्राप्त करेगा? सूर्य से। जल कहाँ से प्राप्त करेगा? जड़ों से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करेगा? पर्यावरण से। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेगा? पर्यावरण से। तो देखते हैं इसका सटीक आंसर क्या होना चाहिए। आइए सटीक आंसर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पौधों को निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हाँ, निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होती है मेरे भाई। तो देखते हैं वो निम्नलिखित वस्तुएं क्या है, और निम्नलिखित आवश्यक कच्ची पदार्थ क्या है, या फिर कच्ची सामग्री क्या है। तो पहला सामग्री है जल। जैसा आप देख पा रहे हैं, जल पहला सामग्री है। अगर इसे जल नहीं मिलता है तो इसका तो कोई काम नहीं चलेगा भाई, और हमारा भी। तो देखते हैं जल का बारे में क्या बोला गया है। पौधे जल के साथ खनिज लवण अपनी जड़ों से प्राप्त करते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि जल कहाँ से प्राप्त करेंगे? जड़ों से। पौधे जल के साथ खनिज लवण अपनी जड़ों से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा जो कच्ची सामग्री है वो है सूर्य का प्रकाश। जी हाँ, सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो भोजन बनाने का तो दूर की बात है, ये जीवित भी नहीं रह पाएंगे। तो सूर्य का प्रकाश अति महत्वपूर्ण हो जाता है पौधों के लिए भी और हमारे लिए भी। जी हाँ, पौधों के पत्तियों को कहाँ से प्राप्त करता है, सो देखते हैं। तो ये इसका आंसर है, पौधों के पत्तियों को गर्माहट चाहिए, जो उन्हें सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। गर्माहट क्यों चाहिए मेरे भाई? पिछले लेक्चर में हमने जाना है, गर्माहट इसलिए चाहिए ताकि वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना सके, और भोजन बना के वो ग्रहण कर सके। ना करेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे रे भाई? हाँ, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसको मैंने डिटेल में चर्चा किए हैं पिछले वीडियो में, जाइए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और वहाँ से देखिए। तीसरा जो कच्ची सामग्री है उसको देखते हैं। तीसरा कच्ची सामग्री क्या है? तीसरी कच्ची सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 से डिनोटेड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भाई। अगर ये ना हो तो पेड़ पौधे का श्वसन रुक भी सकता है। हाँ, तो देखते हैं क्या है इसका सटीक आंसर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये तो बात सही है, जिसे पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल मतलब आसपास के वातावरण से प्राप्त करते हैं मेरे भाई। हाँ। चौथा जो कच्ची सामग्री है वो है ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ एक बात ऑक्सीजन में जाने से पहले बता दूं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बदले में हमें शुद्ध हवा यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पे एक बात आप नोट कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अशुद्ध हवा होती है, हमारे लिए हानिकारक होती है।
जिसे पेड़ पौधे खुद में समा करके हमें एक शुद्ध हवा देती है, जिसे हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। तो चौथी जो सामग्री है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसे हम लोग O2 से डिनोटेड कीजिए हैं करते हैं। एक पॉइंट नोट कीजिए कि ऑक्सीजन जो है सो है ये वातावरण से पौधे कभी अवशोषित नहीं करते हैं, ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हाँ, एक बात नोट और कीजिए कि रात में ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रातों में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, जिस कारण यह जो प्रक्रिया है वो अपोजिट हो जाता है। दिन में क्या करते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश ना होने के कारण ये रात में ये प्रक्रिया उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपने अक्सर घरों में अपने दादा या दादी या मम्मी पापा भाई बहन से कहते सुना होगा कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। उसका मेन रीज़न यही है कि वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और अगर आप पेड़ के नीचे सोते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं वे सीधा आपके नोज़ के द्वारा आपके फेफड़ों तक पहुंचेगी, जो कि आपके लिए बेहद ही हानिकारक हो सकती है। हाँ, तो इसीलिए आपसे अब से आप पेड़ के नीचे ना सोएं, वही अच्छा है। तो ऑक्सीजन का ये कोई डिफिनेशन नहीं है, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण तत्व है हमारे लिए, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया। आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण सामग्री जिसके बिना पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होगी ही नहीं, वो है क्लोरोफिल। हाँ मेरे भाई, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि यही वह पदार्थ है जो धूप के किरणों को अपने अंदर समा कर रखती है, और जब धूप के किरणों को समा कर रखती है तब पत्तियां गर्म होती है, जिस कारण वहाँ पे भोजन का बनना आरंभ होता है। ये ना रहें तो सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करके रखेगा, और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके नहीं रखा जाएगा तो हमारा भोजन भी नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, आप समझिए। अगर आपको हम चावल दे दें और 1 किलो आपको लाके आटा दे दें, सोयाबीन का बरी दे दें, बंधा का सब्जी बोले रहो बना दो, हमको खाना है। और एक चीज़ बात नोट कीजिए, आपको कोई किसी भी प्रकार का गैस सिलेंडर या चूल्हा चौकी नहीं दिया जाएगा मेरे भाई या फिर मेरे बहन, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। कैसे बनाएंगे आप? नहीं बना पाएंगे। आग, कोई भी प्रकार का आग नहीं दिया जाएगा आपको, और बोलेगा उसका उपयोग भी नहीं करना। बना पाएंगे क्या? हाँ, हाँ, नहीं बना पाएंगे। उसी तरह क्लोरोफिल, तो यहाँ पे आपको आग चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन को हमको गर्म करना है, पकाना है। किससे पकेगा? आग से। उसी तरह क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर हरा पिगमेंट होता है। जब एक पत्ता लीजिए आप, तोड़िएगा तो आपको हरा पिगमेंट दिखेगा, उसी हरा पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम एक पत्ता को तोड़ते हैं, कोई सा भी पत्ता को तोड़िएगा तो उसमें कुछ हरा पिगमेंट दिखेगा, हरे पदार्थ दिखेंगे जो गाढ़े रहते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का अन्य 2 नाम है, जिसे एक हम लोग हरित लवक बोलते हैं और एक और अन्य नाम है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखते हैं इसका सटीक ये कहाँ से प्राप्त करता है, ये कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अति आवश्यक सामग्री है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं। यह पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। नोट कीजिए यहाँ पे क्या बोला है, पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। हाँ, आप जाइए और कोई सा भी एक मोटा पत्ती लीजिए, वैसे तो सालवृक्ष सागवान का तोड़िएगा तो अच्छा समझ में आएगा, लेकिन आप कटहल का अगर पेड़ होगा तो उसको तोड़िएगा। जब तोड़िएगा उसको, जब पत्ता को तोड़िएगा तो देखिएगा हरा पिगमेंट दिखेगा आपको, हरे गाढ़े रंग का पदार्थ दिखेगा, उसी को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और जितना भी हम लोग अभी प्रकाश संश्लेषण पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में चर्चा किए हैं, वो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, नहीं समझ में आ रहा है तो बेझिझक कीजिए डिसलाइक,
और अगर आपका कोई सवाल है तो भर दीजिए कमेंट बॉक्स को। आपका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने तो नहीं, लेकिन आपसे जुड़ा जरूर हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अभी मैंने पिछले वीडियो में प्रैक्टिकल में चर्चा की है कि अम्ल हमारे बॉडी के अंदर, आमाशय के अंदर क्या भूमिका निभाती है। आइए इसका सटीक आंसर देखते हैं। थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ। अम्ल की यह भूमिका होती है कि हमारे भोजन को गलाती है और घुलनशील बनाती है, ताकि हमारे शरीर के लिए ये लाभदायक हो सके। देखते हैं इसका सटीक आंसर क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। अच्छा, देखते हैं क्या निम्नलिखित है। हमको लगता है 2-3 भूमिका होगी, इसलिए बोला है हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। क्या है देखते हैं। पहला पॉइंट है, आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। हाँ, आमाशय में अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे पेप्सिन नामक एंजाइम ठीक से कार्य कर सके। पेप्सिन नामक एंजाइम क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पेप्सिन नामक एंजाइम हमारे आमाशय से स्रावित होते हैं, जो भोजन को घुलनशील रूप से पूरी तरह बनाने में मदद करते हैं, पूरा घुलनशील बना देते हैं। और अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, ताकि उसका अवशोषण अच्छे से कर सके। कौन? आमाशय। आमाशय अवशोषण करके पूरे बॉडी में भेज देता है और हमें उसी से ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है, अम्ल भोजन में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। हाँ, आप जो भोजन खाते हैं उनमें सारे बहुत से गंदे या फिर कुछ जीवाणु होते हैं जो रोगाणुओं के रूप में होते हैं, उन्हें अम्ल क्या करता है, मार देता है मेरे भाई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम कुछ खा भी लेते हैं रोग वाली चीज़ें, जैसे कभी कभी देखिएगा आप जब घर में आप चावल रख दे, रोटी रख दे, तो उनमें बहुत सारी मक्खियाँ लग जाती है ना। मक्खियाँ लगने के बाद, मक्खियाँ बैठने के बाद वो भोजन अशुद्ध हो जाता है, जिनमें वो आपको रोग का खतरा भी बढ़ सकता है या फिर रोग भी हो सकता है। तो वो छोटे मोटे रोगाणुओं के लिए देखिए कुदरत ने कितनी बड़ी चीज़ बना के हम मेरे पास भेजी हैं और हमें बनाया है। अगर छोटा मोटा रोग अगर अंदर चला जाता है आपके मुंह के द्वारा, तो अम्ल क्या करता है, रोगाणुओं को नष्ट कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कहने का तात्पर्य, एक डॉक्टर हमारे अंदर भी है जिसका नाम है अम्ल। आशा करते ये पॉइंट आपको समझ आया है। देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या, अम्ल भोजन को गलाने व घुलनशील बनाने का कार्य करता है। हाँ, अम्ल भोजन को गलाता है सबसे पहले और घुलनशील बना देता है। घुलनशील बनाता है, तब इसको क्या करता है, आमाशय अवशोषण कर लेता है, खींच लेता है, और आमाशय खींच के उसको शरीर के सभी भागों में भेज देता है, और वो हमारे ब्लड में मिलके, खून में मिलके पूरा बॉडी में दौड़ता है। इसीलिए हम भी दौड़ते हैं और हम भी खेलते हैं। हाँ, यही कहने का प्रोसेस है। आप वीडियो में समझे हैं कि नहीं समझे पिछले लेक्चर में? जी, पीछे के वीडियो में लेक्चर से समझाएं कि नहीं, प्रैक्टिकल से समझाएं। देखते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे भोजन को पचाता है उन्हें हम लोग पाचक एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सटीक आंसर मैं आपको सबसे पहले सटीक आंसर बताने से पहले नॉर्मल बता देता हूँ कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम क्या करता है, बहुत से जो हम लोग भोजन खाते हैं, जैसे देखिएगा बहुत हमारे समाज के लोगों को देखिएगा तो उसमें से बहुत सारे शाकाहारी हैं, बहुत सारे मांसाहारी हैं। तो शाकाहारी भोजन करने वाले क्या हैं, उसके जो भोजन है वो सरल है, तो उसको पचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं, मीट मांस खाने वाले, उसके भोजन को पचने में टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे वो एंजाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि अगर आप मांस खाते हैं, मांसभक्षी हैं, मीट मछली खाने वाले इंसान हैं, तो ये एंजाइम आपकी सहायता करता है। क्या करता है ये जो करता है, जटिल पदार्थ बोलते हैं उसको। जो मीट मछली आप खा रहे हो उसको जटिल पदार्थ बोलते हैं, और ये एंजाइम ही उन जटिल पदार्थों को तोड़ने का काम करती है, ताकि वो भोजन अच्छे से पच सके। तो इसका सटीक आंसर क्या है, देखते हैं सटीक आंसर। पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने का काम करती है। हाँ,
जो आप भी भोजन खाते हैं, जटिल पदार्थ जो भी मैंने बताया ना, उसको सरल पदार्थ में तोड़ेगा करती है। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलती है, वसा को अम्ल में बदल देती है तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है एंजाइम का। कहने का तात्पर्य ये मिला जुला कर ये हर बार तोड़ते इतना तोड़ देते कि वो ये पूरा घुलनशील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बार और देखते हैं। पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थों में बदलने का काम करती है। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को अम्ल में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देती है और भोजन का पाचन करती है। एक बात नोट कीजिए, हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, आपको ये पता नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हो। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं ये पता नहीं है, ग्लूकोज किसे कहते हैं ये पता नहीं है, वसा किसे कहते हैं पता नहीं, अम्ल तो पता ही होगा आपको क्योंकि केमिस्ट्री आपको भरपूर पढ़ाया गया है, तथा प्रोटीन किसे कहते हैं पता नहीं, अमीनो अम्ल किसे कहते हैं पता नहीं। अगर आपको रियलिटी में पता नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, इस पर एक टॉपिक लेके आऊँगा, उस पर चर्चा करूँगा। और आपको पता है ना भाई, तो फिर ठीक है। क्वेश्चन 5, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। क्षुद्रांत कहने का मतलब यहाँ है छोटी आंत, अभिकल्पित करने का मतलब यहाँ जो है कैसे उसको बनाया गया है, कुदरत ने कैसे बनाया है, वही यहाँ पे पूछा है। तो आइए देखते हैं, मैंने इसके बारे में वीडियो में, प्रैक्टिकल में, लेक्चर में डिस्कस किया है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में अंगुली के समान छोटी छोटी बहुत सी संरचनाएं उभरी हुई रहती हैं, जिसके कारण छोटी आंत के आंतरिक सतह का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे पचे हुए भोजन का अवशोषण अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पे समझिए एक बात कि इसको कुदरत ने इस तरह से बनाया है ना कि अगर जितना सोचें उसकी तारीफ करना हमारे लिए उतना ही इम्पॉसिबल है, जितना सोचें उतना कम है। तो यहाँ पे इसका सटीक आंसर यही है कि क्षुद्रांत अंगुली के समान, वीडियो में लेक्चर में डिस्कस किया वही चीज़ को मैंने लिखा है बस। आप अगर उस वीडियो को अच्छा से देखे होंगे अभी जो पीछे मैंने बताया है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो ये होता है डब्बा प्रश्न 2 ख़त्म। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में और उस अगले वीडियो में हम करेंगे अगला डब्बा का क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।